लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसआईटी के सामने चुनौती होगी कि वो इन्हीं 3 दिनों में लखीमपुर कांड का सच सामने लाए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के बेटे होने का मसला चुनावी रंग में रंगे यूपी में बेहद गर्म है। इधर इस कांड को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। न मंत्री का बेटा होने की हेकड़ी काम आई, न दबंगई काम आई, न रसूख काम आया। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कोर्ट में पेश हुआ तो उसे नहीं लगा होगा कि उससे सवाल जवाब का सख्त सिलसिला शुरू होने वाला है। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष मिश्रा के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग की। 14 दिन तो नहीं, लेकिन आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ये 3 दिन आशीष मिश्रा पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में एसआईटी लखीमपुर कांड का सारा सच उगलवाना चाहेगी। एसआईटी पड़ताल करेगी कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा कहां था, क्या मौके पर आशीष मिश्रा मौजूद था, आशीष मिश्रा के वहां रहने के सबूत क्या हैं, आशीष मिश्रा की बातों में कितना सच है। जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलों में इजाफा होने वाला है। इधर लखीमपुर कांड पर सियासत भी गर्मा गई है। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, कहीं बंद बुलाया, कहीं मौन रहकर विरोध जताया। प्रियंका गांधी ने भी मौन धारण किया। भाजनों के बीच कांग्रेस पार्टी का मौन विरोध जारी है। लखनऊ के जीपीओ में ये विरोध हो रहा है और बीच में विरोध के केंद्र के बीच में है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनके साथ तमाम यूपी कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को लगातार इस बात को लेकर तीखा प्रहार किया था कि जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बर्खास्त नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब तक जो है जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इधर कांग्रेस ने आशीष मिश्रा के नाम पर लखीमपुर कांड को अपनी सियासत की पताका बना ली है। उधर समाजवादी पार्टी भी लखीमपुर कांड को अपनी चुनावी राजनीति का पैंतरा मान रही है। कल से विजय यात्रा शुरू कर रहे अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें भी अपनी सियासी जमीन बनानी है, इसीलिए वो लखीमपुर के मसले पर हमलावर हैं। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का मुख्य आरोपी होना बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। पार्टी विद डिफरेंस की ब्रांडिंग पर सवाल है, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लखीमपुर के सवाल पर चिंतित हैं। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है। पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है। सब नहीं, ठीक बात है। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करे। अब देखना यह होगा कि इस सियासत के बीच एसआईटी लखीमपुर कांड में कौन सा सच निकाल कर सामने लाती है। लखनऊ से मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अक्टूबर के आगाज के साथ ही शुरू हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना में कमाई घटने से परेशान लोगों के लिए इस महंगाई ने वाहन चलाना मुश्किल कर दिया है। आरबीआई ने भी सरकार को फिर से पेट्रोल डीजल के दाम पर विचार करने का संकेत दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने फेस्टिव सीजन में लोगों का मजा किरकिरा कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का रास्ता पकड़ा, अब वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा होकर 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल
35 पैसे महंगा होकर 93 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 41 पैसे और डीजल 101 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 79 पैसे और डीजल 97 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 9 पैसे और डीजल 96 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के भाव पर पहुंच चुका है। केवल अक्टूबर में ही पेट्रोल 2 रुपए 80 पैसे और डीजल 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी से आम लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। वो इस महंगाई से राहत दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालत खराब हो गई हमारी, पर डे बढ़ रहा है ये। एक आज थोड़ी ना बढ़ रहा है, पर डे पेट्रोल बढ़ रहा है और जेबें खाली होगी हमारी। पेट्रोल के भाव तो पहले से ही बढ़ गए हैं और उसका असर तो हमारे अभी खाने की चीजों पे भी होने लगा है। इस बंदे का डेली का ट्रैवल ही 100 किलोमीटर का वन साइड का, वो करेगा क्या? पेट्रोल में जलाएगा, अपने एक्सपेंस देखेगा, सैलरी देखेगा, कहाँ जस्टिफिकेशन करेगा अपनी सैलरी पे? फिर गवर्नमेंट को टैक्सेस भी चाहिए उस पे। पेट्रोल डीजल की यह महंगाई केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं है, इससे ग्रोथ पर भी असर पड़ता है और कोरोना काल में पहले ही बेदम हो चुकी अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा हालात चिंताजनक हैं। बीते शुक्रवार को मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त एक बार फिर आरबीआई गवर्नर ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर चिंता जताई और इनमें कमी करने की जरूरत बताई। Headline inflation continues to be significantly influenced by very high inflation in select items such as edible oils, petrol and diesel, LPG and medicines. देश के ज्यादातर राज्यों में अब पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। अगर बढ़ोतरी का ये सिलसिला जल्द नहीं थमा तो फिर डीजल भी इसी राह पर पहुंच सकता है। ऐसे में अब सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाकर या फिर इस पे लगाए जा रहे टैक्स घटाकर इसकी कीमतों को कम करने पर विचार करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए अब नए पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिन नई कंपनियों को देश भर में पेट्रोल पंप लगाने का लाइसेंस मिला है, उन्हें चार्जिंग पॉइंट के साथ ही पेट्रोल पंप शुरू करने की मंजूरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए सरकार के पास जो फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करने से वो परहेज कर रही है। दरअसल टैक्स में कमी के जरिए ही इनके दाम घटाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके को आजमाने की जगह सरकार वैकल्पिक फ्यूल को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी हुई है। इस कड़ी में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आने वाले दिनों में लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को घर के बाहर ही चार्ज करवा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशंस पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब पेट्रोल पंपों पर आसानी से सीएनजी आउटलेट्स बनाए जा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए नियमों के तहत नया पेट्रोल पंप खोलने पर सीएनजी, एलएनजी और पेट्रोल और डीजल के साथ साथ ई वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी देश में हाईवेज पर जगह जगह ई चार्जिंग स्टेशन लगवाने का ऐलान किया था। बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ एयर आयन और मेटल आयन दो टेक्नोलॉजी है। उसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर रिसर्च चल रहा है, इसरो में चल रहा है, IITs कर रही है, DRDO कर रही है और हमको मिला भी है, उसमें ब्रेक थ्रू भी मिला है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बैटरी में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और निश्चित रूप से हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे, इतना पोटेंशियल है। नए नियमों के तहत न्यूनतम 250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनी को पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री के लिए आवेदन करने की मंजूरी देता है। इस नीति के बाद अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IMC लिमिटेड, ऑन साइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, असम गैस कंपनी, MK एग्रोटेक, RBML सोल्यूशन इंडिया लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पेट्रोल पंप लाइसेंस दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शो पे हमें आपको बता दें कि कल से जारी एनकाउंटर में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर तुलरैन गांव में चल रहा है। 5 आतंकियों को यहां पर घेरा गया था, उसमें से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारा गया एक आतंकी
गांदरबल का रहने वाला मुख्तार शाह था। दूसरा आतंकी यावर अहमद शोपिया का रहने वाला था और तीसरे की पहचान दानिश अहमद के रूप में हुई है। आतंकियों से भारी मात्रा में आपको बता दें हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि मारे गए आतंकियों में से जो लोग मारे गए उसमें दानिश अहमद के रूप में एक की पहचान हुई है जो कि एक आरोपी था और दूसरा आपको बता दें मुख्तार शाह के नाम और यावर अहमद शोपिया का जो रहने वाला था। ये 3 आतंकी मारे गए पत्थर अत करो खड़ा तो नबर नहीं तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यम तरह मजाहिद अंदर से फंसे हुए बुशरा डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करें। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, इस वक्त वहां पर एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? देखिए, पिछले 48 घंटे में 4 इनकाउंटर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जो शोपियान वाला इनकाउंटर है उसमें 3 जो आतंकी हैं वो लश्कर-ए-तैयबा यानी टीआरएफ के माने जा रहे हैं। और जैसे आईजीपी कश्मीर है उन्होंने कहा है कि मुख्तार शाह है जो कि गांदरबल से है, वो जो एक स्ट्रीट हॉकर है जिसे मारा गया था वेहरांदर पासवान जो बिहार से था, उसके हत्या के पीछे उसका हाथ था। इस तरह का क्लेम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पे लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। जो हमें फिगर दिया गया है तकरीबन 30 के करीब हैं जो सिविलियंस टारगेट किए गए हैं और उसमें से कुछ जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। इसको लेके काफी चिंता बढ़ी हुई है और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में पलायन भी हुआ है कश्मीर घाटी से जम्मू में सुरक्षा कारणों को लेकर। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में एक कंसोलिडेटेड एक्शन हुआ है जहां पे तकरीबन 700 लोगों को डिटेन किया गया। जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस हैं उनको बढ़ाया गया है, इनकाउंटर बढ़ रहे हैं और इसी बीच में इस तरह का जो शोपियान में इनकाउंटर हुआ है वहां पे दूसरा ऐसा शख्स मारा गया है जो कि आतंकी घटनाओं को देने में अंजाम में मास्टरमाइंड था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलजीत तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कश्मीर में बड़ी आतंकवादी घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर आतंकियों की धरपकड़ का अभियान चलाया है। शोपिया एनकाउंटर में टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। उधर पुंछ में कल शुरू हुई मुठभेड़ जारी है, जबकि बांदीपुरा और अनंतनाग में भी सोमवार को आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला। कश्मीर के माहौल को फिर से बिगाड़ने का मंसूबा पालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के सुरक्षा बल ये ठान चुके हैं। नागरिकों की मौत के जिम्मेदार आतंक के ठेकेदारों से चुन चुन कर हिसाब लिया जा रहा है। ये शोपियां का तुलरैन गांव है, जहां घर में छिपे 3 से 4 आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी जारी की जा रही है। शोपियां के तुलरैन में सोमवार शाम ये आतंकी घेरे जा चुके थे। शोपियां के ही खेरीपुरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सोमवार को लॉन्च किया है। सोमवार को शोपियां में 2 एनकाउंटर्स के अलावा सोमवार को ही अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपुरा में 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और वहां मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन पुंछ में अभी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में आतंकियों के हमले में जेसीओ समेत 5 सैनिकों ने बलिदान दिया है। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सरद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान आतंक के नए मंसूबों को ध्वस्त करने के इरादे से है। पिछले हफ्ते स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 नागरिकों की हत्या हुई थी। नागरिकों को निशाना बनाने की करतूत 2019 में
आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बन रहे शांति के माहौल को बिगाड़ने की नई कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। 2019 में 163 आतंकी मारे गए थे। 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए। 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। लेकिन सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता के बाद हाइब्रिड आतंकियों यानी ऐसे लोग जो आम लोगों में घुले मिले हैं, उनकी मदद से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाने लगा है। ऐसे में आतंकी इस नई साजिश को अंजाम देने वालों की तलाश कर उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे साधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके गायब हो जाते हैं। ऐसे आतंकियों को ट्रैक करके ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में टीआरएफ, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नौजवान पिस्टल्स के साथ टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। वो चंद हिंदू, सिख या मुसलमानों को मार रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा एक तरीके से अफरा तफरी फैल जाए, एक तरीके से कम्युनल टेंशन हो जाए और 90 दशक की याद लोगों को आ जाए। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है, उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकियों को खास तौर से उन कामकाजी लोगों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है जिनका समाज पर कुछ असर हो रहा, ताकि उनकी मौत से लोगों में दहशत पैदा हो सके। हाल फिलहाल में जिन लोगों पर हमला हुआ, उनमें एक दवा कारोबारी और 2 शिक्षक शामिल थे। ये सभी हिंदू और सिख समुदाय से थे। हमले का एक मकसद सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाना भी है। What is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods, and that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है।
उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।